Okay, so today we will be starting with very good evening to one and all. Today we will be starting with question number 57, which is one of the repeatedly asked question, right? Which is one of the repeatedly asked question, and in last few attempts it have been like regular customer and the regular question of the league which have been asked. So let's start with it without wasting any further time. So ये भी उस तरह का क्वेश्चन है कि स्कोर बढ़ाओ. Right. So question number 57 says that the increasing order of greenhouse gases in terms of the amount of extra warming they produce in Earth's atmosphere. तो obvious सी बात है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में या वर्ल्ड वाइड ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबको पता है कितना कितना किस किस का है. ये बुकलेट में आपकी डायरेक्ट लिखा हुआ है लाइन में जो क्लाइमेट चेंज की यूनिट है, इसीलिए मैंने लिख दिया द क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द बुकलेट वन टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. और वहां पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता है गाइस? वहां पे आपको लिखा हुआ मिलता है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है ग्लोबल वार्मिंग का. रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग. सबसे ज्यादा CO2 60%, फॉलोड बाय मीथेन 20%, फॉलोड बाय CFC 14%, फॉलोड बाय N2O 6%. ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 12th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. हर जगह ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये नया क्वेश्चन है कोई आज आ रहा है पहले दिन. ठीक है, ये हमेशा से ही आता आ रहा है क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है. तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बहुत सिंपल था दैट दे आस्क इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे कम किसका है? सबसे कम है N2O का विच इज 6%. तो एक उसके बाद दूसरा किसका नंबर है? CFC का विच इज D. तो करेक्ट आंसर मेरा थर्ड हो जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. सबसे मिनिमम इज N2O विच इज 6%. तो C हो गया N2O सबसे मिनिमम 6%. राइट. लेसर देन D विच इज CFC आपका 14%. फिर इससे ज्यादा B विच इज मीथेन विच इज हैविंग 20%. और लास्ट में CO2 विच इज अराउंड 60%. बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब 12th लेवल का क्वेश्चन है. 12th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये. क्लियर है सबको? जल्दी बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 57 से आगे बढ़ते हैं. इसका हमने सब मेंशन किया हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ आपको मिला ही हुआ है. आगे चलते हैं. फिर से वही क्वेश्चन आ गया. स्कोर स्कोर उठाओ, स्कोर पिकअप करो. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर स्कोर पिकअप करो. राइट. स्कोर पिकअप करो क्या कहता है? फिर से फास्फोरस के ऊपर क्वेश्चन है. फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है. तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है. इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये सिंपल सा है. कल ही हमने इतना डिस्कशन किया है. क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें फास्फोरस के ऊपर. सो गिवन बिलो इज टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दी हुई है आपकी. ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट है आपकी जो दी हुई है यहाँ पे. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है देखिए ध्यान से. स्टेटमेंट 1, phosphorus cycle begin with phosphorus compounds leach from rocks and mineral over a longer period of time. Obvious सी बात है, जो phosphorus cycle है that is a sedimentary cycle and it basically operate from the mineral and rocks. तो phosphorus cycle begin with phosphorus compounds leach from the rocks and mineral. ये हमने बताया भी है क्योंकि ये cycle जो sedimentary cycle है, it basically operates through minerals and rocks. sedimentary cycle, ये ध्यान रखना है. sedimentary cycle है. ठीक है, नो गैशियस कंपोनेंट. ठीक है, नो गैशियस कंपोनेंट ओनली ऑपरेट थ्रू मिनरल एंड रॉक. तो ये स्टेटमेंट तो कोई अनट्रू कह ही नहीं सकता विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस. फॉस्फोरस साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल. तो ये तो क्लियर है, मिनरल रॉक के थ्रू प्रोपोगेट करती है. हमने बात भी की है, तो दिस इज ट्रू. अगले स्टेटमेंट को देखते हैं. अगले स्टेटमेंट को, अब एक बात बताओ, जब कोई सोर्स से ही आ रहा है, जब कोई सोर्स से ही आ रहा है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो लोगे तो उसी फॉर्म में ना. अगर एनवायरमेंट में वो लिया भी जा रहा है तो ऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाएगा क्योंकि आ ही रहा है ऑर्गेनिक फॉर्म में. तो अगली लाइन में क्या कहता है? फॉस्फोरस इज मेनली टेकन अप बाय प्रोड्यूसर. हम मना नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूसर उसको लेंगे जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे जो. ठीक है, इन द ऑर्गेनिक फॉर्म. ये गलत हो गया, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म आएगा. ऑर्गेनिक फॉर्म में वो नहीं ले पाएंगे उसको. ठीक है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पहले उसको अपटेक करेंगे, उसके बाद उसका कन्वर्जन होगा. तो दिस शुड बी
इनऑर्गेनिक, क्योंकि आ ही रहा है उस फॉर्म में ना, सोर्स ही वही है भाई, निकल ही रहा है इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर मेरा हो गया थर्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 58 इज 3। ये भी डायरेक्टली आपकी बुकलेट में सॉइल टॉपिक से लिया गया है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं लेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जितनी जल्दी आप उसको रिप्लाई करेंगे, वी वुड बी एबल टू टैकल इट फास्टर। क्लियर है सबको? इतने सारे लोग हैं, सिर्फ एक जवाब दिया मोनिका ने, यस। अरे भैया थंब भी दिखा दे करो, एक हमें पता तो चल जाए आप लोगों को क्लियरिटी कुछ आ रही है नहीं आ रही है। आधे लोग तो बैठे रहते हैं ऐसे शांति प्रिय कि कुछ करना ही ना पड़े। इंटरैक्टिव रहा करो लाइफ में, इंटरव्यू में बहुत हेल्प होती है फिर। यहाँ पे वी हैव मेंशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट phosphate is a chemical element found in earth in enormous compounds and forms such the phosphate ions located in water, soil and sediment, and the quantity of the phosphorus in the soil is generally small। और ये रोल भी सारे मेंशन करे हैं, फॉस्फोरस साइकिल को भी मेंशन किया है कि किस तरह का होता है, तो इसको डिटेलिंग एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पहले अपटेक होगा, फिर उसका ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्जन होगा। ये देखो लिखा है ना, यहाँ पे मेंशन भी है ये, that inorganic phosphorus compound need to be soluble to keep take up by the plant। तो उनको solubilize करना पड़ता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तभी वो लेते हैं प्लांट, जो उसको मतलब प्रोड्यूसर होंगे। It depends upon the acidity of the pH of the soil. If the soil are less than 4 pH, greater than 4, 8, phosphorus start to become tied up with the other compounds, तो precipitate होना स्टार्ट कर देता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, यही चीज मैंने मेंशन करी वहां पे कि इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है पहले, काफी लिखा है लिटरेचर हमने इसके बारे में, क्योंकि नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 वी हैव टू डू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59 में फिर देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज assertion, अदर वन इज कॉल्ड रीजन आर। ठीक है, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, एक assertion ए और रीजन आर, दो स्टेटमेंट है। और assertion रीजन को दोनों को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। assertion रीजन के क्वेश्चंस में आपको काफी अलर्ट रहना है। ठीक है, जरूरी है वो। पहली स्टेटमेंट में कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रदर्शन में, द सेंटर ऑफ द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, द मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिनको आप हॉटस्पॉट भी कहते हो। ठीक है, टेंड टू बी इन द ट्रॉपिक्स, ये बिल्कुल सही बात है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में है। तो जो हॉटस्पॉट भी है जनरली वो ट्रॉपिकल रीजन के अराउंड बहुत ज्यादा स्प्रेड है, ये ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये एक तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ ज्यादा मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन का हॉटस्पॉट हो गया है, ये तो स्टेटमेंट मेरी करेक्ट होगी। दूसरा क्या कहता है, देखो सेम ही क्वेश्चन ही मैंने कल भी पढ़ाया था, जब जब मैं वो पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, जो आपके ट्रॉपिक्स हैं, दे हैव बीन स्टेबल थ्रू आउट द लास्ट ग्लेशिएशन पीरियड 66 बिलियन ईयर्स अगो। है ना, जब मैंने बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, और मैंने जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ा था तब भी बताया था कि लास्ट एक्सटिंक्शन जो है वो 66 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। ठीक है, और वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक्स हैं वो लेस स्टेबल, मतलब मोर स्टेबल थे, तो वहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा इवॉल्व हुई। रीजन में क्या कहता है, ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम द ट्रॉपिकल एरियाज हैव हैड अ मोर स्टेबल क्लाइमेट। जो आपका ग्लेशिएशन हुआ था 66 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, पैसेज भी आया है इसके ऊपर, तो मेंशन भी कर दिया। हाँ, ये सेम ही है, मैं बता तो रहा हूँ, रिपीटेड बहुत सारा है। अगर आप सोल्यूशन को ही अच्छे से पढ़ते हैं हमारे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 2023 से लेके 18 के हमारे सॉल्यूशन से कम भी 35 या 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, उससे आप रिटर्न में ले लो। फोर बुकलेट के अलावा 35 to 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे इन 5 सालों में से ही, हमने लिखा ही इतना ज्यादा है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है।
ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम द ट्रॉपिक एरिया हैव आल्सो मोर स्टेबल क्लाइमेट, नेवर बीन ग्लेशिएटेड, तो वहां ग्लेशिएशन का इफेक्ट हुआ ही नहीं, देयरफॉर दे आर मोर और लेस स्टेबल, तो लोकल स्पीशीज कंटिन्यू टू थ्राइव एंड अलाइव देयर इटसेल्फ, तो वहां बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हुई। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ये हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, बुकलेट में भी, कि ट्रॉपिक्स में क्यों होती है ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, मैंने वहां पे मेंशन भी किया हुआ है, तो असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, तो आंसर हो गया आपका 1। तो आपका 59 का जो आंसर है दैट विल बी 1, कि दोनों ठीक है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 59? जल्दी से बोलो भाई, कोई डाउट किसी को इसमें? देखो हमने मेंशन कर दिया नीचे भी, तो यहाँ पे मैंने पूरा रीजन इसका लिखा है, जो कि बुकलेट में भी आपके लिखा हुआ है, जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम बुकलेट 2, टॉपिक इकोलॉजी, सब टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, आप जाके ट्रेस कर सकते हो, आपको मिलेगा, ना मिले तो मुझे पकड़ लेना। So there are three different reasons why, which explain why there is a species richness in the tropics basically. तो पहला, the tropical latitude receive more solar energy temperature region, which leads to high productivity and high species diversity. दूसरा, tropical region have less seasonal variations and have more or less constant environment. एक जैसा रहा है, that promote the niche specialization, thus high species richness. Then temperate region was subjected to glaciation during the ice age, और ये ग्लेशिएशन ट्रॉपिक्स में नहीं हुआ था, ट्रॉपिक स्टेबल थे तब भी 66 million years ago, which tropical region remained undisturbed, which led to the increase in the species diversity in this region. तो ये लास्ट वाला जो सी है, that is the main reason and this is explaining our question, ये आपको ध्यान रखना है, this is the main point which is explaining our question। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। ये तो पेट क्वेश्चन है, और काई स्क्वायर के लिए ये मैंडेट है, मतलब इट्स लाइक अ मैंडेट व्हिच हैव बीन रिटन इन मल्टीपल बुक्स। काई स्क्वायर के लिए मैंडेट लिखा हुआ है, आप ये मान लो, ये लाइंस जो है काई स्क्वायर की स्टोरी को फिट बैठती है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं पहले कि काई स्क्वायर के लिए क्या क्या कंडीशन है और कितने तरह का काई स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। इन द केस ऑफ एट्रीब्यूट्स वी कैन नॉट एम्प्लॉय द पैरामीट्रिक टेस्ट सच एज एफ और टी, वो पैरामीट्रिक है, काई स्क्वायर नॉन पैरामीट्रिक है, ये तो आपको पता ही है। Instead, we apply chi-square test when we went to test whether a set of observed values are in agreement with those expected values on the basis of theoretical hypothesis. The chi-square statistics provide a measure of agreement between such observed and expected frequencies. तो हम ये देखते हैं whether the expected frequency differ from the observed one, ये chi-square ही बताता है ना? ये भी है। उसके अलावा chi-square test has number of application, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। फर्स्ट, टेस्ट द इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, तो एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो काई स्क्वायर होता है एक टाइप क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन पढ़ाए होंगे ना आपको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गुडनेस ऑफ फिट और होमोजेनाइटी। तो सेकंड क्या है, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, थर्ड क्या है, टेस्ट द होमोजेनाइटी ऑफ वेरिएंस। ठीक है, फोर्थ क्या है, टेस्ट द होमोजेनाइटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फिफ्थ क्या है, टेस्ट द इक्वालिटी इक्विसिलिटी ऑफ द सेवरल प्रपोर्शन। तो ये बाद वाले चार और पांच तो एक्स्ट्रा ही है, मेनली तो तीन तरह का होता है काई स्क्वायर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रिंसिपल होमोजेनाइटी और गुडनेस ऑफ फिट। जब आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, तो तीन तरह का काई स्क्वायर पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, आगे आ जाइए। तो जब जेनेटिक्स में आप अप्लाई करते हो काई स्क्वायर को, मान लो जेनेटिक्स में आप अप्लाई कर रहे हो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के, तो इन जेनेटिक्स इट इज अप्लाइड टू डिटेक्ट द लिंकेज एप्लीकेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, a very powerful test for testing the significance of the discrepancy between theory and experimental by Professor Carl Pearson in 1900 is known as chi-square test of goodness of fit। तो कार्ल पियर्सन ने वहां पे दिया था, इफ i is equal to 1 to n the set of observed experimental values, और इसमें expected और observed frequency होती है, ये तो बात आपको पता है, और फार्मूला होता है chi square is equal to observed minus expected का whole square divided by expected। ये सबने पढ़ा हुआ है, ये मत कह देना ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि 2015-16 तक तो मैं ही पढ़ा रहा था स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद भी मैंने एक दो बैच में पढ़ाई है, उसके बाद तान्या मैडम पढ़ाती हैं, उनको पढ़ाता है, तो मुझे ऐसा पता है कि ये पढ़ाया ही जाता है, मैंडेटरी है, नोट्स में भी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है n-1 होता है इन द केस ऑफ काई स्क्वायर एंड वन टेल टेस्ट। यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस होती है इसके लिए ना, वो आपको देखनी थी बस यहाँ पे, कि क्या जो कंडीशन है वैलिडिटी के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है, चाहे आप जो है एस के क्या कहते हैं,
एसपी गुप्ता पढ़ो, चाहे आप संचेती पढ़ो, चाहे आप डेनियल पढ़ो, चाहे आप जार पढ़ो, कोई भी स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ो, वहां पे सारी कंडीशन लिखी हुई है। 5-6 के तो मैंने नाम गिनाए जो हमने पढ़ी या जो हम रेकमेंड करते हैं अगर किसी का मन हो। कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जो मतलब फुलफिल होनी चाहिए काई स्क्वायर टू बी वैलिड। तो chi-square test is approximate test for the large value of n for the validity of chi-square test. Goodness of fit between theory and experiment. The following condition must be satisfied. क्या क्या condition है? पहला, the sample observation should be independent. एक दूसरे से independent होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर dependent नहीं होनी चाहिए. दूसरा, constraint of the cell frequency if any should be linear. मतलब summation of the observed frequency should be equal to the summation of expected. जो column का और raw का sum होता है वो बराबर होना चाहिए. एंड टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी रीजनेबली लार्ज से ग्रेटर देन 50. 50 से नीचे अगर होगी टोटल फ्रीक्वेंसी तो एप्लीकेबल नहीं होगा. नो थियोरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5. 5 से कम नहीं होनी चाहिए. इफ एनी ऑफ द थियोरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी लेस देन 5, then for the application chi-square test is a pooled with the proceeding or succeeding frequency so that the pooled frequency is more than 5 and finally adjusted for degrees of freedom lost in pooling. तो पूलिंग करनी पड़ती है विच इज नॉट गुड, मतलब मिलाना पड़ता है फ्रीक्वेंसीज को, तो वो गलत है. तो 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए. तो नो सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5. ये आपने सारी कंडीशन पढ़ ली इसके लिए. ठीक है कि क्या क्या कंडीशन थी काई स्क्वायर की. और कोई तो है नहीं. अब क्वेश्चन पे जाओ. अब तुम्हें क्वेश्चन करने में मजा आएगा और अब तुम इसको आराम से कर पाओगे. जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उन्होंने कर भी लिया एक बार के में, मतलब ऐसा कोई जादुई क्वेश्चन नहीं था ये. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए ध्यान से क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 60 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फॉल्स. कौन सा गलत है फॉर द वैलिडिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू द काई स्क्वायर टेस्ट टू द गुडनेस ऑफ फिट. गुडनेस ऑफ फिट के लिए कौन सा गलत है. तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सारी, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए कौन सा गलत है उसको देख लेते हैं फटाफट से. पहला स्टेटमेंट, द सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट. ये तो हमने बता ही दिया कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है. दूसरा, constraint on the cell frequency if any should be linear. Sum of the observed frequency should be equal to sum of the expected frequency, जो हमने ऊपर देखा ही है. थर्ड, and the total frequency should be larger than 50. ये भी बिल्कुल सही बात है. फोर्थ, sum of the cell can be less than 5. ये तो गलत हो गया, कैन नॉट बी लेस देन 5. ठीक है, लेस देन 5 हो ही नहीं सकता, वरना पूलिंग करना पड़ेगा. पूलिंग इज नॉट अलाउड. तो चौथा स्टेटमेंट जो गलत है, तो गलत ही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ. तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया फोर्थ. बताओ इसमें क्या था. आपको सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए थी कि काई स्क्वायर में कौन सी कंडीशन होती है. तो हेयर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसीज कैन बी लेस देन 5. तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ये गलत है इसमें. इट डू नॉट गेट फिट इनटू द गुडनेस ऑफ फिट केस ऑफ काई स्क्वायर. क्लियर है, कोई डाउट है किसी को. क्वेश्चन नंबर 4 इसमें, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जिसमें आप मीन मीडियन ये सब यूज करते हो, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, वो पैरामेट्रिक है. प्रीति को समझ में आ रहा है. प्रीति को समझ में आ रहा है जो पैरामीटर्स आप यूज करते हो. आपने पढ़ा नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए आपको लगा. ठीक है, अभी पढ़ेंगे आप. ठीक है ना. एग्जाम के बाद फिर से सभी अपने सभी अपने एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर ले, अपनी सिटी देख ले. दूर है तो पिछले दिन पहुंच जाए. 9 बजे का एग्जाम है. हाँ, ठीक है, 9 बजे का एग्जाम है तो पिछले दिन पहुंच जाए. अगर दूर है जैसे नोएडा वेडा या बहुत दूर है तो पिछले दिन पहुंच जाए. रिक्वेस्ट है सबसे. आई गेस एडमिट कार्ड आ चुके हैं. कल मुझे किसी बच्चे ने भेजा था जिसका नोएडा में है, सेक्टर 63 में. ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना. तो जिनका भी एडमिट कार्ड आ चुका है और दूर है, हाँ नोएडा 62 जो भी है ना, तो जिनका भी आ चुका है और दूर है तो अपना अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली करें. अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको कोई दिक्कत आए तो आप पिछले दिन भी जा सकते हैं. दिल्ली में कोई किसी को इशू आ रहा हो कहीं आने जाने में तो मुझसे जरूर संपर्क करें. आई वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट. मैं ऑलमोस्ट 90 से दिल्ली में ही हूँ. ठीक है, तो कोई इशू नहीं है. आपको तो डायरेक्ट मिलेगी द्वारका मोड़ से. प्रीति जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, सीधा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाएगी. आप क्यों घबरा रहे हो, बाहर निकलो, है ना. आप मत घबराओ.
जिनको घबराना है वो घबराए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 से मिलते हैं। ठीक है, कोल आपको पता है, आपको बार बार बताया गया, कोल इज बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक। कोल इज बेसिकली अ सेडिमेंट्री रॉक। बहुत अच्छी बात है। और वहां पे जहां पे लिखा गया उसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोल और रॉक टाइप का ये मिक्स क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन देखो, कोल से कितना प्रेम है टीचर को। ये मेरे ख्याल से मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ कोल के ऊपर ही, या मिक्स मान लो रॉक का। पहले इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, कोल एक्चुअली उत्पत्ति कहाँ की है। जब आपको पढ़ाया जा रहा था कोल, तो आपको ये बताया गया था कोल इज बेसिकली फाउंड बाय द फॉसिलाइजेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, स्पेशली टेरिडोफाइट्स, है ना। कोल इज बेसिकली फाउंड बाय द टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्पेशली टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। तो पहले इसकी थ्योरी को थोड़ा सा नजर मार लेते हैं एक बार, ठीक है। और अच्छे से हमने ढूंढ के एकदम निकाल के लिखा है लंबे चौड़े हिसाब से। कोल इज ऑलवेज इंटरबेडेड विद अदर सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि कोल खुद भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। मेनली कौन होता है कोल के साथ, देखो लिख भी दिया है, सैंडस्टोन एंड शेल। तो सैंडस्टोन हो गया और शेल हो गया, तो पहली लाइन में ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। पहली लाइन में ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि सैंडस्टोन और शेल जो है, ठीक है ना, वो इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं, एसएससी, सैंडस्टोन एंड शेल आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद कोल। So environment of sedimentary deposition change with time. An area that is one time was a coal swamp might later have become buried by a sand or mud from some nearby river system. Eventually, the coal swamp might have become re-established. Right upon burial, the plant material is covered to coal. ठीक है, converted to coal. And the sand and the mud from the sandstone and the shale bed. In this way, there is an alternation of other sedimentary rock type with the coal beds. And some coal beds are only centimeter thick. कुछ तो बहुत ही कम thickness के होते हैं, and are not economically important. Economically भी important नहीं होते. Coal bed that are mined can be up to several meter thick. कई मीटर तक भी थिक हो सकते हैं, मतलब सेवरल मीटर थिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर सा एक चित्र लगाया हुआ है, बड़ा ढूंढ के आपके लिए, कि आप लोगों को समस्या ना आए। बड़ा सुंदर सा चित्र है, इसमें देखो मेंशन भी है। इधर लेफ्ट पे क्या दिखाया हुआ है, कोल के साथ कौन कौन दिख रहा है आपको खड़ा हुआ, रॉक्स वी सी। कोल के साथ सैंडस्टोन है, डार्क शेल कोल है ना, सिल स्टोन है, डार्क शेल है, लाइम स्टोन है, कंसंट्रेटेड कोल है, इस तरह से। तो द लैंडस्केप इन विच द रॉक फॉर्म वाइड स्प्रेड स्वैम्प हो सकते हैं, जो दलदली जगहें होती हैं जहाँ पे पहले बनता है। लैंड बिल्ड्स आउटवर्ड एंड द सी फ्लड द कोस्ट, इस तरह की प्रोसेस भी दिखती है वहां पे, है ना। उसके बाद क्या होगा, स्वैम्प आखिरी में बचेंगे। और टाइप्स ऑफ कोल तो आपको पता ही है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। और इसको आप एक साथ ही पढ़े तो अच्छा है। वैसे अभी फाइनल एडिटिव वर्जन एक और आएगा इसका, थोड़ा सा कुछ एडिटिंग में इशू चला है, लेकिन तब तक एक सजावट का कार्यक्रम चलता रहेगा, उसका कुछ नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ के, तो इसको पूरा सीधा ही पढ़ेंगे। कोल इज अ ब्लैक और ब्राउनिश सेडिमेंट्री, black sedimentary rock that can be burned for fuel used in generate electricity. It is composed mostly of carbon and hydrocarbon which contain energy that can be released through combustion या burning, ठीक है, ऑफ कोल। टाइप्स कौन कौन से कोल के टाइप नीचे है। कोल इज अ डिफरेंट फ्रॉम मिनरल्स, और कोल में आपको पता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। Coal goes through different phases of carbonization over million years and can be found in all stages of the development in different parts of the world. Coal is ranked according to the how much has changed, तो ये तो हमने बता दिया। हिल्ट लॉ कहता है, हिल्ट लॉ, यहाँ पे हिल्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। हिल्ट लॉ स्टेट दैट डीपर द कोल सीम द हाइयर इज द रैंक। जितना गहराई में मिलेगा उतना ही अच्छा कोल होगा। At deeper depth, the material encounter greater temperature and pressure, and more plant debris is transformed into carbon. तो नीचे जितना जाएगा उसका एंथ्रासाइट बनने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नीचे टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा है, उसका मेटामॉर्फोसिस ज्यादा होगा। क्वेश्चन वैसे हमारा ऊपर ही खत्म हो चुका है, ये तो हमने लिख दिया है। एडिशनली एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट क्या क्या होता है, तो वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, और इसको सब सीधा सीधा ही पढ़ें, भले ही गैप्स ज्यादा हो इसके बीच में, बट सीधा सीधा पढ़ें, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इशू है वाइल कन्वर्जन टू द पीडीएफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा
कि किस तरह से ये चीजें होती हैं, और ये बड़ा जरूरी ध्यान रखिएगा कि कोल इज सेडिमेंट्री रॉक और सैंडस्टोन और शेल के साथ खूब मिलता है। अब क्वेश्चन की परेड कर लेते हैं। परेड क्या कही, क्वेश्चन सरेंडर ही कर देगा आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा ही गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है 61 में, क्या पूछता है जी, कहता है कोल आर जनरली एसोसिएटेड विद, कोल सेडिमेंट्री रॉक है तो किसके साथ मिलेगा, एक तो सैंडस्टोन रहेगा उसका साथी, दूसरा कौन रहेगा, शेल। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आंसर हो गया बी एन सी। बी एन सी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, किसी को कोई डाउट है इसमें, जल्दी बताएं। जिसको ये पता था सेडिमेंट्री रॉक है और सैंडस्टोन और शेल भी सेडिमेंट्री रॉक है, तो इनके साथ ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्लियर है। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। कोल से बड़ा प्यार है, मैं टीचर को 2 क्वेश्चन ले आया कोल से पकड़ के, एक आधा और मिल जाए क्या पता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। ये तो जो क्वेश्चन है इसको देख के हंसी भी आ सकती है, ये कम से कम भी 10वीं बार रिपीट हो रहा है एनटीए में। ठीक है, आपको ये बताया गया जो प्रोजेक्ट टाइगर था दैट वाज स्टार्टेड इन 1972। 1972 में अगर मैं 50 साल ऐड कर दूंगा तो मोदी मोदी जी ने इसका मतलब प्रॉपर इवेंट भी इनॉग्रेट किया था, तो 73 हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। पहले तो ये क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं, क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रोग्राम रिसेंटली ऑन अप्रैल 1 2023 कंप्लीटेड 50 ईयर। तो जो 73 में लॉन्च होगा उसी के तो 50 साल होंगे 2023 में, तो प्रोजेक्ट टाइगर है। ये आंसर तो यही खत्म हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था। ठीक है ना। तो 1973 में लॉन्च हुआ था, अब आप लगा लो 1973 से 50 साल तो बैठ ही जाएंगे, या नहीं बैठेंगे भाई, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जल्दी बताओ। 1973 से 50 साल तो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब सोचो इतना आसान भी पूछते हैं, लेकिन लोगों को लगता है पता नहीं क्या भूत बाधा है पेपर के अंदर। पेपर में कुछ भूत बाधा नहीं है, पेपर तो वैसे ही आधा है। तो 1973 की अगर मैं बात करूं, ये कितना थिन क्यों हो गया, रेगुलर, हाँ ये ठीक है। तो 1973 में लॉन्च हुआ, इसमें आपने 50 जोड़े तो कितना आ गया, 3 2 और 2023। तो पूछा है अप्रैल 1 2023 को 50 साल किसको, प्रोजेक्ट टाइगर को। ये तो एक बात हुई। ठीक है ना, ये तो एक बात हुई क्या है, लेकिन जो बाकी की इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये डायरेक्ट लिया गया है, आपकी बुकलेट में डायरेक्ट लिखे हुए हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973, है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये सब लिखा हुआ है। फिर भी देखते हैं इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो एडिशनल में ऐड कर सकता था, मैंने यहाँ पे रखी है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड इनिशिएटिव टू सेव द टाइगर वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन अप्रैल 1973 इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ये ध्यान रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका सबसे पहले इनॉग्रेशन हुआ था। पहले भी मल्टीपल टाइम्स प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर क्वेश्चन आया है, इंफॉर्मेशन बहुत है आपके पास। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट टाइगर का। To ensure the maintenance of a viable population of tiger in India, scientific, economic, aesthetic, culture, and ecological values, to reserve for all the area and biological importance as national heritage for the benefit, education, and enjoyment of the people. Centrally sponsored scheme है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी थी, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। NTCA के बारे में टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। किसके अंडर में आता है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये तो सब मोटी मोटी बातें हैं जो सबको पता है। मेंबर कौन है क्या है ये मैंने ध्यान रखना। अब ये क्या है, किसके लिए है, हमारे 18 स्टेट के अक्रॉस 54 टाइगर रिजर्व हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड द तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन छत्तीसगढ़ बीइंग द लेटेस्ट, अभी जो ऐड हुए रिसेंटली, गुरु घासीदास नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन छत्तीसगढ़। ये मैंने जब टाइगर रिजर्व पढ़ाया तो बताया भी था, इस पे बात नहीं करूंगा, ये तो पुरानी चीजें हो गई। फिर बात आती है टाइगर रिजर्व के, हमने सारे हेडिंग लिख दिए हैं, क्या क्या है, फ्लैगशिप है, अम्ब्रेला स्पीशीज है, सब कुछ लिख दिया है। अचीवमेंट क्या है इसके, सब जितना हम कर सकते थे। मेरा इंटरेस्ट है इस पे, हंगूल, प्रोजेक्ट हंगूल, है ना, कश्मीरी स्टैग भी जिसको कहते हैं, है ना, हंगूल जो है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको दोबारा मिल सकता है। प्रोजेक्ट हंगूल क्या है, उसमें मेंशन है ना, देखो ऑप्शन में, प्रोजेक्ट हंगूल के बारे में देखते हैं। तो हंगूल जो होता है इसको कश्मीर में कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
एम्बिशियस क्या है इस प्रोजेक्ट का? कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी स्टैग कम इनटू नोन द प्रोजेक्ट हंगूल, एंड एज रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम टू 340 बाय 1980, 1980 से 340 हो गई। आईयूसीएन की रेड बुक के हिसाब से हंगूल इज कैटेगराइज्ड अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है हंगूल, ठीक है। तो आईयूसीएन की लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है हंगूल, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट हंगूल न्यूज में क्यों है, किस लिए है, वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है और यूपीएससी में भी इस पे कुछ कुछ पूछा गया है, ठीक है ना, इसलिए। तो in the recent past, the government in the Union Territory of Jammu and Kashmir has taken several steps to take stock of the population of endangered animal. Further, they have been encouraging sign to their movement to adjoining forest region of the Dachigam National Park, जो है ना, Dachigam Wildlife Sanctuary, आपने नाम सुना होगा, primarily considered as one of the existing protected area habitat of the species. एंड हंगूल बीइंग ग्रांटेड प्रोटेक्शन द स्टेट अंडर द शेड्यूल 1। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया हंगूल को, क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह आपका मिल सकता है आपको, ठीक है। अब हंगूल क्या है क्या नहीं है, कश्मीरी रेड स्टैग भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जेनेटिक स्टडी हुई है इसकी हंगूल की, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। आपसे जो सिर्फ पूछेगा ये पूछेगा कब स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट हंगूल जो है ना, 2000 टू 2009, आउटसाइड दाचीगाम नेशनल पार्क रेंज वाइड सर्वे, इतने में सजेस्ट किया 2009 के आसपास इसको और स्पीड दी गई है। फिर आपका आता है प्रोजेक्ट लीपर्ड, ये भी पूछ सकते हैं भाई, तेंदुआ बचाओ, ठीक है। ये भी आजकल लाइट में चल रहा है, यहाँ मिला तेंदुआ, वहां मिला तेंदुआ, इधर मिला तेंदुआ, उधर मिला, ठीक है। हाँ हंगूल ही है। रेड डियर तो नहीं, इसको ये बोलते हैं ना आपका, रेड स्टैग बोलते हैं, रेड डियर नहीं कहूंगा मैं, ठीक है। रेड डियर नहीं बोलते मोनिका, रेड स्टैग है उसका नाम, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड पे आ जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सैनिक फार्म में भी लिपर्ड दिखा था किसी को, ठीक है, वीडियो आया था उसका, वहां पे हम ले जाते हैं एक्सकर्शन के लिए अपने कॉलेज वाले बच्चों को, जो आपका ये है आपका यमुना यूनिवर्सिटी काली मंदिर, और तीसरा ये कौन सा है, वायला यूनिवर्सिटी पार्क जो आपका सैनिक फार्म के पास है ना, तिलपत वैली। तिलपत वैली बायोडायवर्सिटी पार्क जो है दिल्ली के अंदर, वहां पे सैनिक फार्म के पास लेपर्ड स्पॉट हुआ था, अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में था। ये होता ही रहता है कहीं ना कहीं कि तेंदुआ आ गया, आएगा ही तेंदुआ, आपने उसके घर खत्म कर दिया, आपके घर नहीं आएगा खाना खाने, कहाँ आएगा भाई। प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड इन द गवर्नमेंट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम, लेकिन ये नॉर्मल लिपर्ड आया था, वहां पे स्नो लिपर्ड नहीं आया था, ये तो हिली एरिया में मिलेगा। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड चला, Environment, Forest and Climate Change Ministry and Snow Leopard Conservation that aims to strengthen the unique natural heritage India's high altitude wildlife population and their habitat by promoting conservation through participatory policies and action. The snow leopard, along with the Royal Bengal tiger, Asiatic lion, Indian leopard, and clouded leopard, is one of the India's 5 big cat. ये 5 big cats है, कहीं पूछते हैं कई बार, 5 बड़ी जो फैमिली है आपकी फैलिडी, इसमें कौन से हैं 5 बिग कैट्स, तो ये नाम सारे हैं। बड़ी बिल्ली जिसको कहते हैं ना, ठीक है, बड़ी बिल्ली क्या भैया, बिल्ला ही होता है सामने आ जाए तो, है ना। तो स्नो लिपर्ड है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाटिक लायन है, इंडियन लिपर्ड है और क्लाउडेड लिपर्ड है, ये है। और इनको ये their brilliant confluence and elusive nature has earned them the moniker ghost of the mountain, पहाड़ों के शैतान, है ना। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू स्पॉट बिग कैट इन द वाइल्ड, उसको जंगल में आप ढूंढ नहीं पाएंगे, कलर उसका ऐसा है, इस तरह से बैठा रहता है, पता ही नहीं चलता कहाँ बैठा हुआ है, एकदम से कूदेगा आपके ऊपर आके। तो स्नो लिपर्ड की डिटेल जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। और 3 नेशनल पार्क जो बड़े फेमस है स्नो लिपर्ड के लिए इंडिया के अंदर, वो ये है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, उली वैली लद्दाख और हेमिस नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। इन तीनों में स्नो लिपर्ड का काफी फेमस है, ये तीनों, ये ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये इसके बारे में थी, तो प्रोजेक्ट हंगुल और ये, और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में तो मैंने दुनिया जहां की कथा कहानी हमने लिखी है, आपको याद भी आ रहा होगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब इनॉर्मस अमाउंट,
इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर ऐड की हुई है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं समझी। कोई सज्जन बताएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? देखते हैं कौन बताता है आप में से। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, बहुत बढ़िया ऊर्जा वशिष्ठ। तो याद रखना 92 में है प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना। अगली बार हो सकता है कहे कि एलिफेंट का बताओ ईयर। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं आते। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये तो स्कोरिंग क्वेश्चन है, इनका कुछ नहीं है ये तो। जैसे कहते हैं ना, सदियों तक आऊंगा बार बार मार्क्स दे के जाऊंगा, वो वाले क्वेश्चन है ये। कि सदियों तक आऊंगा बार बार मार्क्स लुटा के जाऊंगा, ये वो क्वेश्चन है। इनमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी घिसा पिटा क्वेश्चन है, दसियों बार पूछा जा चुका है आपकी बुकलेट में। बुकलेट 3 में अंडर गॉसियन प्लूम मॉडल, जो मैंने अली सर का क्लास अपलोड किया था, उसमें आपको मेंशन भी किया था मैंने कि मॉडल जो एयर पोल्यूशन के हैं, बुकलेट 4 में ये चारों लाइनें ऐसी की ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। और यही कंडीशन होती है, ध्यान से देखेंगे। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है जो गॉसियन ब्लूम मॉडल है, डिस्पर्शन मॉडल है आपका, एप्लीकेबल ओनली व्हेन। तो कंडीशन क्या होती है? गॉसियन ब्लूम मॉडल की कुछ कुछ कंडीशंस होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है गॉसियन ब्लूम की? कि जो पोल्यूटेंट है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए नेचर में, ये तो बिल्कुल ठीक है। पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव, ये बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज गॉसियन ब्लूम मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो। सेकंड, सेकंड, रेट ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट इज कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर 2, जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट है वो भी आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ये दो कंडीशन इसमें ठीक है। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं। थर्ड कहता है एमिशन कम्स फ्रॉम द एक्चुअल स्टैक हाइट। नहीं जी, एक्चुअल स्टैक हाइट से नहीं आता। जो आपकी इफेक्टिव स्टैक हाइट होती है उससे आता है, एक्चुअल से नहीं आता, ठीक है। तो इसको कट कर दे, ये तो कहीं है नहीं उसकी अजम्पशन में। बेसिकली अजम्पशन ही पूछी है गॉसियन ब्लूम मॉडल की, उसकी अजम्पशन में ये तो कहीं है नहीं। नंबर 4 पे आ जाएंगे। कहता है पोल्यूटेंट आर एब्जॉर्ब्ड एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर हिटिंग टू द ग्राउंड। ये किसने कह दिया? वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं भी होंगे, ठीक है। बाउंस बैक क्यों करेंगे? ये भी गलत है, ये भी कहीं अजम्पशन में नहीं आता है गॉसियन ब्लूम मॉडल की पांचवें अजम्पशन में। फिर आगे क्या लिखता है, देखिए ध्यान से। टेम्पोरल वेरिएशन इन विंड स्पीड आर कंसिडर्ड। टेम्पोरल वेरिएशन इन विंड स्पीड आर नॉट कंसिडर, क्योंकि हम एवरेज विंड स्पीड लेते हैं उसमें, ठीक है। यू मैक्स एवरेज विंड स्पीड आपकी ली जाती है, तो इसीलिए ये भी गया काम से। तो जब आप अजम्पशन पढ़ोगे वहां पे सारी लिखवाई हुई है, एलिमेंट में भी दी हुई है, ये क्वेश्चन आया भी 10 बार है, तो ये भी एक स्कोरिंग क्वेश्चन की तरह मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत समान जो है रिपीट होता है। तो करेक्ट आंसर सिर्फ ए और बी है, दो ही स्टेटमेंट ठीक है, और ए और बी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? जल्दी बताओ। नीचे हमने सारी अजम्पशन मेंशन कर दी है, सारी अजम्पशन नीचे आ गई है, देखो आपकी पूरी इक्वेशन दी है आपको गॉसियन ब्लूम मॉडल की। और गॉसियन ब्लूम मॉडल का मॉडल क्या क्या एज्यूम करता है ये आपको पता होना चाहिए। अजम्पशन क्या है वो मेंशन किए। That Gaussian model, while most of the commonly used and are not without limitation, the model assume that the wind speed and direction is constant, emission rate are constant, terrain is flat, deposition is negligible, and the shape of the plume is conical, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि assumption क्या है, क्योंकि Gaussian plume मॉडल की assumption से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 63 सबको? किसी को कोई डाउट सता रहा हो? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, बुकलेट 3 में डायरेक्ट दिया हुआ है। क्लास में अली सर की क्लास है, इसमें मॉडल वाली जो मैंने अपलोड की थी एयर के बाद, अगर आपको याद आ रहा हो। अगला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ना कहलवाओ मुझसे कि ये 4 बार आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है, आपको मिलेगा सॉल्यूशंस में पहले भी। तो ये सब रिपीटेड समान है, जो कहते हैं ना कि कहाँ से आया, अरे भैया वही घुमा घुमा के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है जी? कहता है द स्टॉर्म एंड द रैपिड मूविंग सरकमपोलर अपर वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन इन अ नैरो बेल्ट ऑफ फ्यू किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है कि छोटी सी बेल्ट में फ्यू किलोमीटर के होगा,
विड्थ इन द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर, भैया इसको जेट स्ट्रीम कहते हैं, वैसे तो मैं बता दूं आपको, बाकी मैं इन टर्मिनोलॉजी पे लाइट मार लेता हूँ थोड़ी सी। इसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। वैसे तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, आइडियली ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक गेट होता है एटमॉस्फेरिक साइंसेज में, वहां पे ये क्वेश्चन आता है, रॉसबी वेव, थर्मल सर्कुलेशन, वेस्टरली का। और आपका जो गेट होता, नेट होता है सीएसआईआर में, ये वहां का क्वेश्चन है, या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट में आना नहीं चाहिए। और आजकल टीचर के दिमाग का कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ आप 70 ठीक करो, अपने घर आ जाओ। ठीक है, बट आप छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेट स्ट्रीम। इनको सारी डेफिनेशंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ऊपर से चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड रहेगा, तो आपके दिमाग में थोड़ी चीजें बैठ जाएंगी। The strong and the rapidly moving circumpolar westerly air circulation in a narrow belt of few hundred kilometer in the upper limit of troposphere is called jet stream, जो हमारा आंसर था। The circulation of the westerly jet stream is confined between the 20-degree latitude, both hemisphere, ठीक है, northern and southern। 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये आपको दोनों जगह मिलेगी। ठीक है। According to WHO, a strong narrow current concerned along a quasi-horizontal axis of the upper troposphere in the stratosphere, characterized by the strong vertical and lateral shear and fearing more velocity maximum is called jet stream। तो कुछ डेफिनेशन WHO ने भी दी है, एक नॉर्मल डेफिनेशन ऊपर भी आपने देखी। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में बात नहीं करूंगा, प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करूंगा इसकी। जो दूसरी टर्म लिखी हुई है, ठीक है, रॉसबी वेव्स, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। रॉसबी वेव्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन अर्थ साइंस में हमने देखा, यहाँ तो नहीं देखा। देखो इंटरडिसिप्लिनरी तो है, पर एग्जाम जब हो रहा है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट, या तो फिर एक्सक्लूसिवली कंडक्ट ही मत करो ना आप। बट आप मना नहीं कर सकते पूछने से, यू आर राइट, आप मना नहीं कर सकते, बट फिर वो एक्सक्लूसिव एग्जाम कर क्यों रहे हैं? फिर तो कोई भी बैठेगा। पेपर ऐसा होना चाहिए ना जिसको इन्वायरमेंट साइंस के बच्चे को ही डील कराना हो आपको, सबके लिए नहीं दे सकते ना। उनके तो हो रहे हैं, लाइफ साइंस का अलग हो रहा है, ठीक है, और अर्थ साइंस का अलग हो रहा है। रॉसबी वेव्स क्या होती है गाइस? दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लेनेटरी वेव्स, naturally occurring rotative fluid within the earth, ocean and atmosphere, and these waves form a result of the rotation of the planet। जो अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे, उससे जनरेट होती है। Oceanic and atmospheric Rossby wave is also known as planetary wave, naturally occur largely due to the Earth's rotation, and these waves affect the planet's weather and climate। ये weather और climate को डिसाइड करती है। उसके बाद वेस्टर्लीज क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्ली का भी यहाँ जिक्र हुआ है, और थर्मल सर्कुलेशन का भी है। थोड़ा सा वेस्टर्ली पे भी नजर मार लेते हैं, है ना। So the westerlies are the wind that moves from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt, and they blow from the southwest to northeast in the northern hemisphere, and from the northwest to the southeast in the southern hemisphere, as per Coriolis. The westerly in the southern hemisphere are strong and more present due to the great expanses of the ocean, and but those in the northern hemisphere are irregular but uneven in the vast land. The northern hemisphere westerly wind blow from the December to through February। वेस्टर्ली वर्सेस ईस्टर्ली का यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया है, उसको आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चलती हैं। थर्मल सर्कुलेशन क्या है? थर्मल माने टेम्परेचर, और मूवमेंट माने सर्कुलेशन। So thermal circulation refer to the movement of circulation of air caused by temperature difference within a specific area or region on the globe। The process occur due to the variation in the air density caused by temperature variation। तो जो आपके मूवमेंट है, एयर मास मूवमेंट जिसको हम कहते हैं ना, वही आपके थर्मल सर्कुलेशंस कहलाते हैं। इसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कोल्ड एयर जो है सिंक करती है, वार्म एयर जो अपलिफ्ट करती है। तो ज्यादा इसमें दिमाग आपको लगाना नहीं है ना। तो यहाँ पे आंसर जो था आपका, आंसर था आपका यहाँ पे जेट स्ट्रीम, जो ये क्वेश्चन का आंसर था। तो इसको एक बार जरूर पढ़े। ठीक है, जेट स्ट्रीम, ये छोटी छोटी डेफिनेशन ही पूछेगा ऐसे आउट टॉपिक से, इनसे कुछ डेप्थ में नहीं पूछ सकता, क्योंकि आइडियली स्पीकिंग अर्थ साइंस में एक पूरा टॉपिक है, ओशियनोग्राफी, अर्थ साइंस एंड एटमॉस्फेरिक वाला। 3 सेक्शन होते हैं उसके अंदर, जो अर्थ साइंस में सीएसआर का नेट होता है, 3 सेक्शन होते हैं, तो वो स्पेशलाइज है इसके लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जब पहली बार आया बच्चों ने मुझसे पूछा ये क्या अजूबा है। मुझे एक बात बताओ, जो होशियार बच्चा होता वो सबसे पहला काम क्या करता है? इसमें आपको क्या अनहोनी दिख रही है? मुझे ऑप्शन में बताओ, क्या अनहोनी दिख रही है? सबकी यूनिट क्या सेम है? क्या सबकी यूनिट सेम है? नो। बस जिस बच्चे ने ये ऑब्जर्व कर लिया था वो जीत गया था इस क्वेश्चन के अंदर।
यही सबसे बड़ा हिंट था इस क्वेश्चन में। कभी भी आप देखो, अगर यूनिट सेम नहीं है तो उसको सेम करके लिख लो ना यार, क्वेश्चन आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एल्कलिनिटी को तो बाद में देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 65, कहता है कैलकुलेट द एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी कहो या बेसिसिटी कहो, एक ही बात है। ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो मेरे लेक्चर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, जहाँ पीएच पढ़ाई है। तो आप एल्कलिनिटी बोलो या बेसिसिटी बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और उसमें बाद में क्वेश्चन को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं यूनिट को ठीक करता हूँ। यूनिट को ठीक करना उचित है। पहले में मोल्स पर लीटर है, ठीक है। दूसरे में मोल्स पर लीटर, ठीक है। तीसरे में माइक्रो मोल्स पर लीटर, तो क्या लिख सकता हूँ? 10 माइक्रो मोल्स पर लीटर को क्या लिख लूंगा? माइक्रो क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 6, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल्स पर लीटर। तो क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स पर लीटर। राइट और रॉन्ग जल्दी बताओ? ठीक लिखा है कि नहीं लिखा? अरे बोल दो, है ना? ठीक है। चौथे में क्या आ जाएगा? 5 माइक्रोमोल पर लीटर है, तो चौथे में 5 माइक्रोमोल पर लीटर को क्या लिखूंगा? मोल्स पर लीटर में अगर लिखना है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मोल्स पर लीटर। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल्स पर लीटर। राइट की रॉन्ग जल्दी बताओ? राइट की रॉन्ग जल्दी बताओ? बस इतना काम जिस बच्चे ने कर लिया था ना, उसका एक क्वेश्चन ठीक हो गया था। लोग यहीं पे इसमें चकमा खा गए, लोगों ने यूनिट नहीं देखी। कभी भी ऐसे दो यूनिट में ऑप्शन नहीं हो सकते, एक ही यूनिट में ऑप्शन होना पड़ेगा हर हाल में, तभी तो आप चूज कर पाओगे बराबरी से। बस इसीलिए कहते हैं यूनिट को हमेशा ध्यान से देखो, यूनिट क्या दी हुई है। क्या कहता है? कैलकुलेट एल्कलिनिटी ऑफ ए वाटर सैंपल हैविंग अ पीएच ऑफ 9। पीएच कितनी है? 9 है। ठीक है। अगर पीएच 9 है तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी होगी? कौन बताएगा? अगर मेरी पीएच 9 है, अगर पीएच 9 है तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या 10 टू द पावर माइनस 9 नहीं होगी? बताओ जल्दी, अरे जल्दी बता दो। ठीक है। और अगर H प्लस आयन 10 टू द पावर माइनस 9 है तो OH माइनस आयन कितने होंगे? H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 14। तो एक दे दिया माइनस 9, तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 5। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जल्दी बता दो, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ गई, है ना? ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल माइनस 14 होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फिर आगे अगली लाइन में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अगली लाइन में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नो कार्बोनेट आयन, है ना, और अदर डिजोल्व प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर। बस इस लाइन ने मेरे क्वेश्चन को आसान कर दिया। ये कह रहा है कि कोई कार्बोनेट आयन नहीं है, उससे कोई अल्कलिनिटी आएगी नहीं, और कोई भी डिजोल्व प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर नहीं है। तो बस मैं चला फिर आगे, और जैसे ही मैं आगे चला वैसे ही ये क्वेश्चन हार गया। H3O प्लस लिखो या H प्लस लिखो, एक ही बात है। H3O प्लस या H प्लस एक ही बात होती है। 10 टू द पावर माइनस 9 है, OH माइनस हमने निकाल ली, 10 टू द पावर माइनस 5 है। क्योंकि मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं है कार्बोनेट का या बाई कार्बोनेट का, तो ये जीरो लेने ही पड़ेंगे। एग्री और नॉट एग्री? ये जीरो रहेंगे? जल्दी बताओ। ऊपर का ही डाटा लिखा है, आप ही ने निकाला। H प्लस आयन 10 टू द पावर माइनस 9 था। H प्लस आयन लिखो भाई, या तो आप H प्लस आयन लिखो, उसको भी हाइड्रोनियम कहते हैं, या फिर H3O प्लस आयन लिखो, एक ही बात है। आपने 11 ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। ठीक है। OH माइनस आयन हमें पता ही 10 टू द पावर माइनस 5 है, हमने कैलकुलेट कर लिए। कैसे कैलकुलेट किए थे? H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। तो OH माइनस आयन क्या आ जाएंगे? H प्लस आयन 10 टू द पावर माइनस 9 है, तो 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएंगे। वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, OH माइनस। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि कोई इसके अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं है, कोई डिसॉल्व प्रोटोन नहीं है, तो ये दोनों चीजें जीरो हो जाएगी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। यहां तक सब एग्री कर रहे हैं? भाई यहां तक सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे हैं? ठीक है, आगे देखो। तो ऊपर ये सैंपल आपने लिए, वाटर सैंपल इज वाटर पीएच 9, नो कार्बोनेट और डिसॉल्व प्रोटोन और डोनर एक्सेप्ट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द फोर स्पीशीज। ये हो गया। तो ये आपने डाटा यहाँ पे लिख लिया, ये डाटा है मेरे पास। अब क्या है? कुछ है ही नहीं भाई। एल्कलिनिटी का फार्मूला लिख दो सीधा। एल्कलिनिटी का सीधा फार्मूला लिख दो। एल्कलिनिटी क्या होती है? एल्कलिनिटी होती है OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, और क्या जोड़ोगे? बाइकार्बोनेट
प्लस 2 टाइम्स ऑफ कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन माइनस H प्लस आयन। अब एक बात बताओ, इसने खुद ही कह दिया साहब कि ना तो मेरे पास H प्लस आयन है, सॉरी, ना तो मेरे पास कार्बोनेट है, ये जीरो, ना बाइकार्बोनेट है, ये जीरो हो गए। दोनों जीरो हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोलते क्यों नहीं भाई तुम? दोनों जीरो हो गए कि नहीं हो गए? बस तो क्या बचा? ओ एच माइनस आयन कितना था? 10⁻⁻5। ये कितना था? 10⁻⁹ ठीक है ना? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप कॉमन ले लोगे इसमें से। क्या कॉमन ले लोगे? 10⁻⁻5 कॉमन ले लो, ठीक है ना? 10⁻⁻5 कॉमन ले लो इसमें से। तो 10⁻⁻5 कॉमन लोगे तो ऑलमोस्ट 1 बचेगा, ठीक है? 10⁻⁻5 कॉमन लोगे तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास बच जाएगा, क्योंकि बहुत निग्लेजेबल है ना ये। या ये भी कह सकते हो 10⁻⁹ इज वेरी निग्लेजेबल, ठीक है? तो जब वेरी निग्लेजेबल कर दोगे तो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। देखो इसमें कुछ है नहीं यार। 10⁻⁻5 माइनस ऑफ 10⁻⁻9, मैं क्या कॉमन लूं इसमें से? 10⁻⁻5 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? 1 माइनस 10⁻⁻4, ठीक है? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट ये क्वांटिटी पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, ये जो अंदर की क्वांटिटी करके देख लेना, मैंने करके देखा हुआ। तो सिर्फ इतना ही बचेगा, 10⁻⁻5 ही बचेगा। और 10⁻⁻5 को क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁻5 कौन से ऑप्शन में आ रहा था? ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? 10 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। तो 10⁻⁻5 एक ही ऑप्शन में आ रहा था, थर्ड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। तो लोगों ने यही गलती करी है, उन्होंने यूनिट पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो यूनिट पे एक बार ध्यान दे लेते, क्वेश्चन ठीक हो जाता। बात समझ में आ रही है सबको? सिर्फ यही ध्यान देना था, ठीक है? तो सी आंसर आ जाएगा। बताओ, ये मुश्किल क्वेश्चन था कोई? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। और अब हद सुनो, हद मजाक सुनो। यूरोप में एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की किताब पढ़ाई जाती है, उसका सॉल्ड एग्जांपल है। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ पेपर मेकिंग इन इंडिया। डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल है यार, कुछ तो ध्यान रखो। सॉल्व एग्जांपल कैसे दे सकते हो? मतलब बच्चे को जज ही नहीं करना चाह रहे आप बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा भी अगर आप माइंड लगाते, इजीली इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। लोग यही पूछ रहे हैं कहाँ से आया। अरे क्या आपने यूनिट बराबर की? यूनिट बराबर आपने की नहीं, यूनिट बराबर आपने की नहीं, ठीक है? अगली बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वैल्यू दे। तो ऐसा नहीं कि हर बार जीरो ही होगा, पर वो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता देंगे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? इसका आंसर 10 माइक्रोमोल पर लीटर आया। 10 माइक्रोमोल लीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻5 ही होता है भाई। 10 माइक्रोमोल पर लीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। तो किसी ने ध्यान दिया होता ना, तो ये हो जाता। तो 10 माइक्रोमोल पर लीटर लिखो या 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर लिखो, एक ही बात है। तो आंसर हो गया आपका थर्ड। अब बताओ, क्या मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या क्वेश्चन है? इनकी क्या हस्ती है? ठीक है, गेट में अच्छा खासा लेवल आता है न्यूमेरिकल का, ये तो कुछ लेवल ही नहीं है। गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग आप देखोगे ठीक ठाक लेवल आता है, वहां भी उतने टफ नहीं होते, ठीक है? क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 65 में? जल्दी से बताएं अगर किसी को कोई डाउट हो। सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है पूरा, डाउट होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं हर चीज डेप्थ में लिखता हूं कि जो किसी को दिक्कत भी आए तो ना आए। चलिए जी, आगे आ जाइए।